जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने 12th फिज़िक्स का आगाज़ किया और हम एक चैप्टर अपना मुकम्मल कर चुके हैं, 18 चैप्टर। अब हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 19। आज इसका पहला टॉपिक है चैप्टर 19 का। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम इसको पढ़ेंगे और चैप्टर 19 मॉडर्न फिज़िक्स का पहला चैप्टर है। यहाँ से मॉडर्न फिज़िक्स शुरू होती है। इसके शुरू के ना 2-4 टॉपिक थे जो उसने स्मार्ट सिलेबस में एंटर नहीं किए हैं, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और आइंस्टाइन के कुछ कॉन्सेप्ट थे, जनरल थ्योरी वगैरह, वो सब कुछ ख़त्म कर दिए। वो है भी इंट्रोडक्शन था। हमने जो शुरू करना है, इधर सुने, हमने जो शुरू करना है टॉपिक चैप्टर नंबर 19 का, वो टॉपिक शुरू करना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नाम से। यहाँ से बाकायदा चैप्टर नंबर 19 का आगाज़ होता है और इसका पहला टॉपिक है चैप्टर 19 का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पहला टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक, इस चैप्टर का नाम है डॉन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स। DAWN, DON वाला डॉन नहीं है, DAWN वाला डॉन है। इसका मतलब होता है सुबह का सूरज तुलू होना। मॉडर्न फिजिक्स का सूरज तुलू हुआ है कब? 1900 में। आइंस्टाइन, देखो आइंस्टाइन जो हम साइंटिस्ट इसको मानते हैं, ये आइंस्टाइन को मॉडर्न फिजिक्स का बंदा माना जाता है। मॉडर्न फिजिक्स का जो बानी है उसे आइंस्टाइन को कहा जाता है। क्लासिकल फिजिक्स का जो बानी है वो न्यूटन को कहा जाता है। तो न्यूटन आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ था किसका ज़माना? ये मॉडर्न फिजिक्स का सिलसिला शुरू हुआ था और ये प्लांक्स, आइंस्टाइन, ये सारे सिलसिले चलते चलते तो आगे हमने फिजिक्स का जो भी तरीका पढ़ना है वो सारा मॉडर्न फिजिक्स का है। तो पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने लगे हैं बच्चों, दिस इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी ये इंट्रोडक्शन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ये शुरू में इंट्रोडक्शन है। इसमें MCQs और शॉर्ट आते हैं। इसका सब्जेक्टिव पार्ट कल हम पढ़ेंगे। किसी भी बॉडी को गर्म करें ना तो वो रेडिएशंस को अमिट करती है। किसी भी बॉडी को जब हम गर्म करते हैं तो हीटेड बॉडी अमिट रेडिएशन। पहली बात है कि बॉडी गर्म होगा कैसे? आंसर है बॉडी गर्म उस वक्त होता है जब उसका टेम्परेचर कम हो, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो बॉडी इन्वायरमेंट से हीट अब्जॉर्ब करेगा। आप जानते हैं कि हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की वजह। जब किसी बॉडी का टेम्परेचर कम हो ना, ठंडा हो बॉडी, इन्वायरमेंट सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो सराउंडिंग से हीट आएगी, वो बॉडी उस हीट को अब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? जब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, बढ़ते बढ़ते जब इन्वायरमेंट से सराउंडिंग से टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, फिर वो बॉडी रेडिएशंस को निकालना शुरू करेगा। एक बॉडी रेडिएशन को अब्जॉर्ब कब करता है? तो आंसर है जब उसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट सराउंडिंग से कम होता है। एक बॉडी अपनी रेडिएशंस को रेडिएट कब करता है, अमिट कब करता है, बाहर कब निकालता है? तो आंसर है जब उस बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट से ज़्यादा होगा, फिर बॉडी रेडिएशंस को बाहर निकालेगा। इसलिए हम कहते हैं हीटेड बॉडीज़, जितने भी बॉडीज़ गर्म होते हैं, जिनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट से ज़्यादा होता है, वो क्या करेंगे? अमिट रेडिएशन, वो रेडिएशंस को बाहर निकालेंगे। बच्चों अब ये जो रेडिएशंस बाहर निकलती है ना, इन रेडिएशंस की एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा गर्म करोगे, जितने ज़्यादा टेम्परेचर पर आप इसको गर्म करोगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस होंगी। एक चीज़। दूसरी चीज़, एनर्जी जो होती है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस रेडिएशन की वेवलेंथ छोटी छोटी होती है ना, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। प्लांक्स इक्वेशन क्या है? प्लांक्स इक्वेशन है E=hf। बच्चों फ्रीक्वेंसी की जगह हम लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? स्पीड अपॉन वेवलेंथ। c स्पीड ऑफ लाइट, इसे v भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं की बात। तो f की जगह हम लिख सकते हैं, ये ऊपर स्पीड है, नीचे वेवलेंथ है, तो फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड ओवर वेवलेंथ। तो यहां से आप देखें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है जिन रेडिएशंस की वेवलेंथ छोटी छोटी होती है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और जिन रेडिएशन की वेवलेंथ बड़ी बड़ी होती है उनकी एनर्जी भी कम है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम है। जैसे मुझे बताओ, विजिबल रीजन में कितने कलर्स होते हैं? 7। इन 7 रंगों को देख सकता है। सारी दुनिया में जितनी रोशनियाँ हैं, ये जितने रंग आप देखते हो, दुनिया के जितने हसीन नज़ारे देखते हो, ये 7 रंगों पर मुश्तमिल है। इस दुनिया की हकीकत मच्छर के पर से भी कम क्यों रखी गई है कि पूरी दुनिया की हकीकत आप देखें, सारी रोशनियां सिर्फ हैं ही 7। इन 7 रंगों से पूरी दुनिया में ये सारा निज़ाम चल रहा है और ये सारी रंगीनी आप दुनिया की जो देख रहे हो, ये सिर्फ 7 रंगों पर मुश्तमिल है।
रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। विजिबल रीजन में 7 रंग होते हैं। सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है? तो आंसर है सबसे बड़ी वेवलेंथ विजिबल रीजन में रेड की होती है। अगर रेड की वेवलेंथ बड़ी है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। ऊपर से नीचे चले ना बच्चों, रेड से नीचे आए, ऑरेंज आता है, इसकी वेवलेंथ छोटी हो जाती है। ऑरेंज से छोटी येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और सबसे छोटी वेवलेंथ विजिबल रीजन में वायलेट की होती है। विजिबल रीजन में सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की, सबसे ज्यादा एनर्जी फ्रीक्वेंसी वायलेट की। विजिबल रीजन में सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड की, सबसे कम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी रेड की। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होंगी, लेकिन इनको एक दफा मैंने रिवाइज किया है क्योंकि चैप्टर 19-20 में ये बार बार यूज होंगे। अब देखें, हाई टेम्परेचर पर किसी बॉडी को जितना ज्यादा गर्म किया जाता है उससे निकलने वाली रेडिएशंस की एनर्जी भी उतनी ज्यादा होती है। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो बच्चों वेवलेंथ क्या होगी? एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम होगी। तो आप इसको फिर यूं समझ सकते हैं, हाई टेम्परेचर पर निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ छोटी होगी। टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ने से वेवलेंथ छोटी होती है। तो हम डायरेक्ट टेम्परेचर और वेवलेंथ को लिख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से वेवलेंथ कम होगी। बिल्कुल। तो किसी भी बॉडी को जब ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है ना, उससे निकलने वाली जो रेडिएशंस होती हैं वो शिफ्ट होती हैं शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, छोटी वेवलेंथ की तरफ। हीटेड बॉडी रेडिएशंस को मीट करता है। एक चीज, कोई बॉडी गर्म होगा ना वो रेडिएशंस निकालेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो किस तरह की रेडिएशन निकालेगा? आंसर है वो चीज डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर, आप उसे कितना गर्म करते हो। अगर हम उसे लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो उससे निकलने वाली रेडिएशंस लॉन्गर वेवलेंथ की होगी। इनवर्स है, टेम्परेचर अगर कम होगा निकलने वाली वेवलेंथ बड़ी होगी, लॉन्गर वेवलेंथ। तो लो टेम्परेचर पर किसी भी बॉडी से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती हैं, बड़ी बड़ी वेवलेंथ। और बच्चों हाई टेम्परेचर पर जब टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो निकलने वाली जो वेवलेंथ है, रेडिएशंस हैं, उनकी वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। तो रेडिएशंस शिफ्ट टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। तो आप यूं ज़हन में रखो कि टेम्परेचर वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। किसी बॉडी को जितना ज्यादा गर्म करते हैं उससे रेडिएशन जो निकलती है उनकी वेवलेंथ छोटी होती है। एक एक्सपेरिमेंट किया उसने प्लाटीनियम वायर पर। ये प्लाटीनियम वायर का बिहेवियर देखें कैसा होता है। प्लाटीनियम वायर को हमने गर्म किया 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म किया तो इसने जो कलर शो किया ना वो डल रेड था, यानी प्योर रेड। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया 900 डिग्री सेंटीग्रेड, मजीद गर्म किया 900 तक ले गया। 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने देखा तो उसका जो कलर था वो प्योर रेड नहीं था, रेड से थोड़ी छोटी वेवलेंथ होती है चेरी रेड की। इट इज इन बिटवीन रेड एंड ऑरेंज, ये रेड और ऑरेंज के दरमियान होता है, इसकी वेवलेंथ थोड़ी कम है। आप इसे मजीद गर्म करो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाओगे तो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उससे जो कलर निकलेगा वो ऑरेंज है, और ऑरेंज की वेवलेंथ रेड से छोटी होती है। ऊपर से नीचे आई तो वेवलेंथ छोटी होती है ना, विजिबल रीजन में सबसे बड़ी रेड की, रेड से छोटी वेवलेंथ किसकी है, ऑरेंज की। तो मैंने 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया तो ऑरेंज वेवलेंथ छोटी होगी। मैंने मजीद गर्म किए 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैंने प्लाटीनियम वायर को गर्म किया तो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर उससे निकलने वाली रेडिएशन येलो थी और छोटी होगी। येलो की वेवलेंथ रेड ऑरेंज से छोटी होती है। फिर मैं 1600 तक गया तो उससे कलर निकला वाइट, यानी जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्म करें ना तो फिर वो सारे कलर्स वाइट निकालता। अब यहाँ पर आप एक बिहेवियर को समझ रहे हो, जैसे जैसे प्लाटीनियम वायर को हम गर्म करते जा रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। रेडिएशन अमिट शिफ्ट टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, जो रेडिएशंस निकल रही हैं अमिट हो रही हैं वो छोटी वेवलेंथ की तरफ जा रही हैं, उनकी वेवलेंथ छोटी होती जा रही है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर रेड सबसे बड़ी वेवलेंथ, 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर चेरी रेड, ये रेड और ऑरेंज के दरमियान है, इसकी वेवलेंथ कदरे कम होती है। 1100 पर ऑरेंज वेवलेंथ और कम, 1300 पर येलो वेवलेंथ और कम छोटी, और बिल आखिर 1600 पर जाकर वो वाइट हो जाता है। ये मैं आपको वाइट की कहानी बताता हूँ क्यों होता है। तो अभी पहले ये समझें कि जैसे जैसे किसी बॉडी को गर्म करते जाएंगे उससे निकलने वाली रेडिएशन शिफ्ट होती जाएंगी किस तरफ, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, उनकी वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। इससे पता चला एक्सरसाइज का एक शॉर्ट भी है, जब किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं ना शुरू शुरू में रेड क्यों होती है, तो आंसर है शुरू शुरू में टेम्परेचर कम होता है,
इनिशियली अभी गर्म करने लगे थे, मैंने गर्म किया किसी चीज़ को, शुरू में टेम्परेचर कम है तो लो टेम्परेचर पर बड़ी वेवलेंथ निकलती है और बड़ी वेवलेंथ रेड की है। इसलिए किसी भी चीज़ को जब गर्म करते हैं तो शुरू में वो रेड होती है, रेड, उसके बाद वो रंग बदलेगी। कोयले को कभी गर्म करो हाँ तो पहले वो सुर्ख होगा, फिर वो येलो पर आएगा, ऑरेंज से होते हुए येलो पर, फिर वो ब्लू भी होगा, फिर एंड पे जाके वो वाइट हो जाएगा जब सारे कलर्स निकलेंगे। तो आप जब शुरू में गर्म करते हो तो शुरू में टेम्परेचर अभी लो है, लो टेम्परेचर पर कौन सी रेडिएशन निकलेगी? लॉन्गर वेवलेंथ वाली, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है। फिर गर्म ज्यादा होता जाएगा, वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। ठीक, बस यहां पर ना हमारी किताब में तो नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना मैं आपको समझा देता हूं। किरचॉफ रूल पढ़ा है आपने? किरचॉफ, एक किरचॉफ रूल आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, किरचॉफ फर्स्ट रूल या किरचॉफ सेकंड रूल या किरचॉफ लॉ, करंट वाला, वोल्टेज वाला। एक किरचॉफ लॉ होता है कलर्स रेडिएशन के लिए भी, रंगों के लिए भी। किरचॉफ वो पहला साइंटिस्ट है जिसने दुनिया में बताया कि रंग नजर कैसे आते हैं हमें। रेड हमें रेड क्यों लगता है, ग्रीन हमें ग्रीन क्यों लगता है, व्हाइट हमें व्हाइट क्यों लगता है, ब्लैक हमें ब्लैक क्यों लगता है, ये सारी कहानी उसने बताई थी। हमारे सिलेबस का नहीं है ये, वैसे एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूँ। इससे ज़रा कुछ चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। किरचॉफ ये कहता है दुनिया में ब्लैक कलर कोई कलर नहीं है, इट इज एब्सेंस ऑफ ऑल कलर, हर कलर की जो एब्सेंस है ना वो ब्लैक है। रेड, आपको गुलाब का फूल रेड क्यों नजर आता है? उसकी रीजन पता क्या है? कहता है जब रेड गुलाब के फूल पर सारी रेडिएशंस पड़ती है ना, व्हाइट लाइट पड़ती है। व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, सूरज की रोशनी व्हाइट है, 7 कलर्स हैं उसमें, रेड से लेके वायलेट तक। जब वो 7 रंग गुलाब के फूल पर पड़ेंगे ना गुलाब का फूल सारे कलर को ऑब्जॉर्व कर लेगा, रेड को नहीं करेगा। रेड टकरा के वापस आएगा, आपकी आंखों में रेड गया तो आपको रेड ही नजर आएगा। ये हमें चेयर ब्लू नजर क्यों आ रही है? इस चेयर में ऐसे इंग्रेडिएंट हैं या ऐसे एलिमेंट हैं, जब इस पर व्हाइट लाइट पड़ती है ना वो सारे रंग अब्जॉर्ब हो जाते हैं। नीला रंग अब्जॉर्ब नहीं होता, वो टकरा के वापस आता है, आपकी आंखों में जाता है तो आपकी आंख उसको नीली रंग तस्वुर करेगी, यानी हमें नीला नजर आएगा। घास हमें ग्रीन नजर आती है कि वो सारे रंग अब्जॉर्ब कर लेगी, सब्ज को नहीं करेगी, सब्ज टकरा के वापस आंखों पर आएगा तो चीज़ों में सब्ज नजर आएगी। वाइट क्या होता है? वाइट जो होता है ना, वाइट कलर, वाइट, इस पर जब सारे कलर पड़ते हैं ना तो कोई अब्जॉर्ब नहीं होता, सातों के सातों रंग टकरा के वापस आएंगे, आपकी आंखों में सातों एक साथ जाएं तो कलर वाइट हो जाएगा। ये वाइट है, ये वाइट बोर्ड वाइट है, इस पर जितने कलर पड़ते हैं ना, लाइट पड़ती है, कोई अब्जॉर्ब नहीं होता, सारे ही टकरा के वापस आते हैं, आपकी आंखों में सातों रंग जाते हैं तो वो चीज़ वाइट हो जाती है। इसका मतलब, अच्छा ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ सुने ज़रा, अगर बच्चों गुलाब के फूल को तंदूर में डाल के गर्म किया जाए, जलने से पहले वो कौन सा कलर निकालेगा? आंसर है वो रेड नहीं निकालेगा, बाकी सारे निकालेगा। देखो, जौन सी चीज जिस कलर को ऑब्जॉर्ब करती है ना ठंडी हालत में, जब उसे गर्म किया जाता है ना तो वो उन्हीं रेडिएशंस को बाहर निकालेगी जिसको ऑब्जॉर्ब किया था। गुलाब के फूल ने रेड को ऑब्जॉर्ब तो नहीं ना किया, वो तो टकरा के आपकी आंखों में गया है, बाकी सारे ऑब्जॉर्ब हैं। जब उसे गर्म करेंगे ना वो सारे रंग देगा, रेड नहीं देगा, क्योंकि रेड को ऑब्जॉर्ब किया ही नहीं, उसके पास है ही नहीं। जब हम गर्म करेंगे तो उसे रेड नहीं निकलेगा। घास को गर्म करोगे कभी सब्ज नहीं निकालेगी। जो चीज जिस कलर को ऑब्जॉर्ब करता है, जिस वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब करता है, गर्म करने के बाद, गर्म करने पर वो उन्हीं रेडिएशंस को निकालेगा जिसको ऑब्जॉर्ब किया था। फिर से देखो, एक आपके पास चीनी की प्लेट है, अक्सर घरों में होती है, आधी ब्लैक है आधी वाइट है। मैं आपको ना वैसे ये किरचॉफ का एक बड़ा बेसिक फंडामेंटल फिनोमेना समझा रहा हूँ ताकि आपको ये ज़रा रेडिएशंस की कहानी समझ लगे। एक आपके पास प्लेट है, आधी ब्लैक है आधी क्या है, वाइट है, ठीक हो गया। अब करना क्या है? वाइट का मतलब क्या होता है? वाइट का मतलब होता है उसने किसी रंग को ऑब्जॉर्ब नहीं किया, सारे कलर रिफ्लेक्ट हुए हैं, तभी आपकी आंखों में गए हैं तो सफ़ेद नजर आए। और ब्लैक क्या करता है? ब्लैक पर जो कुछ फेंको सारा ऑब्जॉर्ब करेगा, किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इसलिए ब्लैक में ब्लैक नजर आता है। उसने कोई रखा ही, उसने कोई कलर भेजा ही नहीं है वापस, सातों कलर आए, सातों ही ऑब्जॉर्ब हो गए। ब्लैक पर तो 1000 भी आ जाए, 1000 ही ऑब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो सबको ऑब्जॉर्ब करता है। अब ब्लैक कलर नॉर्मल कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में वो सारे कलर ऑब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट किसी को नहीं करता। वाइट किसी को ऑब्जॉर्ब नहीं करता, सबको रिफ्लेक्ट करता है। जब मैं इनको गर्म करूंगा,
मैंने कमरे में अंधेरा किया, चीनी की प्लेट को फुल गर्म किया, गर्म करने के बाद मैंने कमरे में रखा प्लेट को, उसका वाइट वाला पोर्शन ब्लैक हो गया, ब्लैक वाला पोर्शन वाइट हो गया। कैसे? क्योंकि किसी भी चीज़ को गर्म करने पर वो कौन सी रेडिएशंस निकालेगी, जिसको अब्जॉर्ब किया होगा वो गर्म करने पर बाहर निकालेगी। जिस जिस वेवलेंथ को, जिस जिस कलर को, जिस जिस रेडिएशन को उसने अब्जॉर्ब किया है ठंडी हालत में, जब उसे गर्म करोगे वो उसी कलर को बाहर निकालेगा। तो वाइट ने ठंडी हालत में किसको अब्जॉर्ब किया था? किसी को नहीं। इसका मतलब गर्म करने पर उसने कुछ नहीं निकालना, तो वाइट वाला हिस्सा ब्लैक हो जाएगा। फिर ब्लैक ने क्या किया था? ब्लैक ने तो सारे कलर अब्जॉर्ब किए थे। जब उसे गर्म करोगे ना तो गर्म करने पर वो सारी रेडिएशन बाहर निकालेगा, वो वाइट हो जाएगा। जब सारी रेडिएशन बाहर निकलेंगी, आंखों में जाएंगी तो चीज़ वाइट हो जाएगी। बात समझ लगी? तो बच्चों, ब्लैक और वाइट वाली प्लेट को गर्म करने पर कलर्स ऑपोजिट हो जाते हैं। ब्लैक वाला वाइट हो जाता है, वाइट वाला ब्लैक हो जाता है। दिस इज किरचॉफ लॉ फॉर कलर रेडिएशन। तो किरचॉफ ये कहता था दुनिया में कोई बॉडी जिस रेडिएशन, जिस वेवलेंथ, जिस कलर को अब्जॉर्ब करता है, गर्म करने पर, ऑन हीटिंग गर्म करने पर वो उसी रेडिएशन, उसी कलर को, उसी वेवलेंथ को बाहर निकालता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर वेवलेंथ इज इक्वल टू अमिटेंस, अमिट करना, बाहर निकालना, ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। जिसको अब्जॉर्ब किया उसी को निकालेगा। ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी देखें, ब्लैक बॉडी फिजिक्स में कलर की बुनियाद पर बॉडी का नाम नहीं होता। द बॉडी विच एज ब्लैक कलर, अक्सर बच्चे डेफिनेशन लिख देते हैं। और ये फिजिक्स का क्या ताल्लुक है काले रंग से? फिजिक्स में जौन सा मर्जी रंग हो, रंग के हिसाब से तो हम काला कह ही नहीं रहे उसे। ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन सुनो क्या होती है। कोई भी बॉडी ब्लैक हो सकता है अगर उसमें ये प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी जो मैं बताने लगा। ऐसा बॉडी उस पर जितनी रेडिएशन फेंके ना, सारी अब्जॉर्ब कर ले, किसी को रिफ्लेक्ट ना करे, वापिस ना भेजे। दिस इज नोन एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। द बॉडी विच अब्जॉर्ब 100% रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। 100% रेडिएशन जो उस पर गिरी है ना, सारी अब्जॉर्ब हो जाए। द बॉडी विच अब्जॉर्ब 100% रेडिएशन कोमा इंसिडेंट ऑन इट, जो उस पर गिरी, सारी की सारी रेडिएशन को उसने अब्जॉर्ब कर ली। बच्चों, मैंने ब्लैक बॉडी पर मैंने 100 वेवलेंथ की रेडिएशन फेंकी, 100 अब्जॉर्ब होगी। मैंने 1000 वेवलेंथ वाली रेडिएशन फेंकी, 1000 अब्जॉर्ब होगी। ब्लैक बॉडी का ताल्लुक ही नहीं है कि ये रेड है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये इंफ्रा रेड है, ये अल्ट्रा वायलेट है। जो कुछ फेंकोगे अब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, जब ये अब्जॉर्ब कर लेगी, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगी। जब ये रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगी ना तो ये गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद फिर क्या करेगी? फिर सारी जो अब्जॉर्ब की है ना, सबको बाहर निकालना शुरू कर देगी। तो फिर ज़हन में रखो, ब्लैक बॉडी किस किस कलर को, किस किस वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करती है? आंसर है सारी। जितनी किस्म की रेडिएशन इस कायनात में पाई जाती है, हर किस्म की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है। एक चीज़। दूसरी चीज़, ब्लैक बॉडी जब गर्म हो जाती है तो वो किस किस्म की रेडिएशंस को अमिट करती है? तो आंसर है सारी। जब उसने अब्जॉर्ब सारी की हैं तो निकालेगी भी तो वो सारी है। इसलिए हम कहते हैं ये दो प्रॉपर्टीज इसमें बड़ी आइडियल होती हैं। नंबर 1 अब्जॉर्बर, नंबर 2 रेडिएटर। रेडिएटर का मतलब बाहर निकालना। पहले तो ये अब्जॉर्ब करेगी बच्चों, जब इसका टेम्परेचर कम होगा, ठंडी होगी तो अब्जॉर्ब करेगी। जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा इन्वायरमेंट से तो ये बाहर निकालेगी। तो इट इज़ आइडियल अब्जॉर्बर, यानी एक इसकी प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ आइडियल अब्जॉर्बर, नंबर 1। नंबर 2 आइडियल रेडिएटर। नंबर 2 आइडियल रेडिएटर। आइडियल अब्जॉर्बर भी होती है और आइडियल रेडिएटर भी होती है। जब ठंडी होगी तो अंडरस्टूड, अब ये समझ जाया करो, कोई चीज़ अब्जॉर्बर कब होती है? जब वो ठंडी होती है तो वो अब्जॉर्ब करेगी, और रेडिएटर कब होती है? जब वो गर्म होती है। ये अंडरस्टूड है, बार बार बताने की जरूरत नहीं। कौन सी चीज़ है जो इसमें नहीं होती है? तो आंसर है इट इज़ बैड रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, ये इसकी किस्मत में है ही नहीं रिफ्लेक्ट करना। इट इज़ बैड रिफ्लेक्टर। तो आइडियल अब्जॉर्बर, आइडियल रेडिएटर एंड बैड रिफ्लेक्टर, ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं ब्लैक बॉडी की। और व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी? ऐसा बॉडी जो मर्जी रंग रखे। मैं फिर कह रहा हूँ, काले रंग के पीछे नहीं जाना, जो मर्जी रंग हो, हमें उसे गर्ज ही नहीं। गो के हर रंग ऐसा करता नहीं है, करता ब्लैक बॉडी ही ऐसा है।
लेकिन मैं बता रहा हूं कि कलर सा हमें कोई ताल्लुक नहीं है कलर से। ऐसा बॉडी उस पर जितनी रेडिएशन से फेंकी जाए 100% अब्जॉर्ब हो जाए, और अब्जॉर्ब होने के बाद जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाए फिर 100% रेडिएशन बाहर निकाल लें, ये होती है ब्लैक बॉडी। तो अब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ, हर किस्म की वेवलेंथ अब्जॉर्ब करता है। गुलाब का फूल तो रेड नहीं करता, घास ग्रीन वेवलेंथ नहीं करती है, ब्लैक बॉडी में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, वो सब कुछ ही करती है। चाहे विजिबल हो इनविजिबल हो, जोन सी मर्जी रेडिएशन हो, ब्लैक बॉडी ने अब्जॉर्ब करना है। द बॉडी विच अब्जॉर्ब 100% रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या परफेक्टली ब्लैक बॉडी की कोई एग्जाम्पल है? तो आंसर है बिल्कुल है। कौन है? सन, सूरज परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। आप कहेंगे सर कैसे? सूरज से निकलने वाली रेडिएशन हर किस्म की होती है। देखिए सूरज गर्म हो गया है, रेडिएशन अब्जॉर्ब कर करके जैसे भी हुआ है हमें नहीं पता, उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है। जब उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, अब उससे निकलने वाली रेडिएशन कैसी होनी चाहिए? हर किस्म की रेडिएशन होनी चाहिए। तो सन से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो हर किस्म की होती हैं, हमारे तक पहुंचती है वाइट, ये वाइट लाइट। पीछे ओजोन लेयर में क्या क्या कुछ अब्जॉर्ब हो जाता है, अल्ट्रा वायलेट हो गया, बाकी हर किस्म तो पीछे ही अब्जॉर्ब हो जाती है। तो सूरज से हर किस्म की रेडिएशंस निकलती हैं, इसलिए हम कहते हैं सूरज एक आइडियल रेडिएटर है, इसलिए इट इज़ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या हमारी रियल लाइफ में कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है? तो आंसर है 100% तो कोई नहीं है, लेकिन चारकोल ब्लैक, चारकोल ब्लैक, ये जो काजल होती है या धुआं जो होता है, मोमबत्ती को जलाएं उसके ऊपर कागज़ रखें, धुएं से वो जो काली होगा ना कागज़ काला, वो चारकोल ब्लैक है। दिस इज 99.9% ब्लैक, हम उसे कह सकते हैं। 100% तो कोई नहीं, 100% तो सन नहीं है। आइडियल ब्लैक बॉडी या परफेक्टली ब्लैक बॉडी सन है। बाकी हम रियल में ना, एक साइंटिस्ट साहब उसने एक ब्लैक बॉडी बनाई है नियर टू परफेक्ट, ये वाली। दिस इज, हम कह सकते हैं कि हमारी लेबोरेटरी लेवल पर दिस इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। कैसे? ये एक लकड़ी का बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ना उसने अंदर से तराशा लकड़ी बाहर निकाल दी, होलो बना दी, अंदर से खाली है। अब ये अंदर से खाली हुआ, इसके अंदर धुआं छोड़ा, कोई भी किसी भी तरह से मोमबत्ती जला के धुआं डाल दो, या आप किसी कोयलों को आग लगा के उसके धुएं को अंदर एंटर करवा दो, धुएं के जरिए ना अंदर वाली सारी सरफेस को ब्लैक बनाया गया। तो हम कह सकते हैं दिस इज ब्लैकेंड विद सूट, सूट धुएं को कहते हैं, धुएं को ब्लैकेंड विद सूट, यानी यूं समझ ले, होता है काला, एक होता है शाह काला। हाँ? तो ये इसको शाह काला अंदर से बनाया गया। बिल्कुल ये नजर आ रहा है जो लिखा मैंने, उधर से वीडियो से देखो, ब्लैकेंड विद सूट। ठीक है, लो बच्चों, हमने इस लकड़ी के बॉक्स को अंदर धुआं फेंका, धुएं से सारी सरफेस को ब्लैक कर दिया। अब ये अंदर ब्लैक हो गया, पूरा ऐसे टोटली ब्लैक कर दिया। इट इज़ नॉट ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी काले रंग की वजह से तो हमने कहा ही नहीं है, हम तो ये अपनी प्रॉपर्टीज देखेंगे ये फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। ये एक छोटा सा सुराख है, इस सुराख में से रेडिएशन एंटर होती हैं। अजान सुनो तो बच्चों, ये आपके पास जो सुराख है ना, कैविटी है, इस कैविटी से ही क्या होगा, इस कैविटी से सिर्फ रेडिएशन एंटर होंगी और इसी सुराख से बाहर निकल सकती है। मैंने यहाँ से रेडिएशन को एंटर किया, ये एक रेडिएशन इसमें एंटर हुई बच्चों, ये ऐसे इस सरफेस से टकराई, चूंकि ये धुएं से ब्लैक किया गया, इसका काफी सारा हिस्सा अब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन 100% अब्जॉर्ब नहीं होगा। दुनिया में कोई 100% ब्लैक बॉडी है ही नहीं। इसने क्या किया, मैक्सिमम रेडिएशन अब्जॉर्ब होगी, जो थोड़ी बहुत बच भी गई ना वो टकरा के इधर आई, फिर इधर अब्जॉर्ब होगी, अगर फिर बच जाएगी तो वो इधर चली जाएगी, इधर अब्जॉर्ब हो जाएगी। ऐसे हमने देखा कि जो रेडिएशन हमने एंटर की थी वो 2-3 दफा टकराई और सारी अब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, फिर एक रेडिएशन इधर से आई, इस सरफेस से टकराई, इसका काफी सारा हिस्सा अब्जॉर्ब हो गया, कुछ बच जाएगा तो वो इधर चला जाएगा, इधर अब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर फिर भी कुछ बच गया तो वो इधर आ जाएगा, इधर अब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी हम जो रेडिएशन इस सुराख से एंटर करते हैं ना, वो 2-3-4 रिफ्लेक्शंस के बाद सारी अब्जॉर्ब हो जाती है। क्या ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है? तो आंसर है अंदर वाली तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो वो होती है जो रिफ्लेक्ट करे ही ना, जो पड़ा है उस पर रेडिएशन सारी अब्जॉर्ब हो जाए। तो अंदर वाली सरफेस तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी कौन है? तो आंसर है ये जो सुराख है ना, ये सुराख,
दिस कैविटी इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। कैसे ये अजीब सी बात है कि किताब के अंदर उसने डायग्राम बनाई है, अक्सर 99.9% बच्चे एफएससी के समझते हैं कि ये सारी ब्लैक बॉडी है। और ये बॉडी सारा परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, ये सुराख परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। कैसे? इस सुराख से जो रेडिएशन एंटर हुई है, क्या इस सुराख से कोई रेडिएशन बाहर आई है? नहीं। ऐसी कोई चीज जिसमें जो रेडिएशन जाए वापिस ना आए, बस वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगा। ये जो कैविटी है ना, कैविटी, इस कैविटी में जो रेडिएशन गुजर के गई ऐसे अंदर जो मर्जी करे सरफेस से बार बार टकराए, क्या इस कैविटी से कोई बाहर आई है? नहीं है। दिस कैविटी, दिस ओपनिंग, दिस होल इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये है। तो इसमें बताओ मुझे काले रंग का क्या तस्वुर है? नहीं। तो अब हम कह सकते हैं सर जो काली ब्लैक कलर होगा वही ब्लैक बॉडी। जरूरी नहीं है, ब्लैक बॉडी कोई भी हो सकता है जिसमें ये प्रॉपर्टी फुलफिल करे, जिस पर जो रेडिएशन जिसमें एंटर हुई है वो रिफ्लेक्ट ना हो, वापस ना आए। तो इस कैविटी में से तो कोई रेडिएशन बाहर नहीं आई है ना, इसमें से जो भी रेडिएशन गुजर के गई है वो अंदर टकराएगी, 2 4 5 दफा अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाएगी। इस सुराख से कुछ बाहर नहीं आया है। तो हम कहेंगे दिस कैविटी, ओनली दिस कैविटी, दिस होल बॉडी नहीं। होल बॉडी परफेक्टली ब्लैक नहीं है, ब्लैक है परफेक्टली नहीं है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी दिस कैविटी है, सिर्फ ये कैविटी परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसके बाद जरा मजीद प्रॉपर्टीज देखें जी बच्चों। अब कुछ लास्ट पर प्रॉपर्टीज हैं, ये भी हमारी किताब में मेंशन नहीं किया, लेकिन ये बच्चों हमारी किताब में मेंशन नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यूज के अंदर आती हैं। देखें 3 किस्म की प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं, अब्जॉर्बटेंस, ट्रांसमिटेंस, रिफ्लेक्टेंस। अब्जॉर्बटेंस, ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस। देखिए बच्चों जब किसी भी सरफेस पर रेडिएशन पड़ती है ना, इधर सुने, इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज समझाने लगा हूं, किताब में मिस है, इसको मैं आपको बता रहा हूं इस टॉपिक के हवाले से, ये जरूरी है, इसके एमसीक्यूज बनते हैं। किसी भी सरफेस पर जब रेडिएशंस आती हैं ना, जैसे यूं समझो कि मैं बोल रहा हूं ना, मेरी साउंड वेव्स हैं, मेरी साउंड वेव्स के साथ 3 किस्म के काम होंगे। मेरी साउंड वेव का एनर्जी है ना, वेव्स एनर्जी है, इस एनर्जी का कुछ हिस्सा इस कमरे की दीवारों से टकराएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। कुछ हिस्सा ऐसा होगा वो बाहर वाले को दूसरे सुनते होंगे, यानी यहां से ट्रांसमिट करके कहीं दूसरी जगह चला गया, मेरी आवाज का कुछ हिस्सा ट्रांसमिट कर गया। कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो दीवारों से टकरा के रिफ्लेक्ट हुआ है, जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो, कमरे की दीवारों से साउंड वेव्स टकरा के रिफ्लेक्ट भी होती हैं। कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट कर जाती है। किसी भी सरफेस पर जब एनर्जी पड़ती है ना, तो उसमें 3 काम होते हैं। उस एनर्जी का कुछ हिस्सा ट्रांसमिट कर जाएगा, आगे चला जाएगा किसी दूसरी जगह, यानी सरफेस में से गुजर गया, दिस इज ट्रांसमिटेंस। उसका कुछ हिस्सा अब्जॉर्ब हो जाएगा, एनर्जी का कुछ हिस्सा, जब भी किसी सरफेस पर एनर्जी पड़ती है उसका कुछ हिस्सा अब्जॉर्ब हो जाता है, दिस इज अब्जॉर्बटेंस। और कुछ हिस्सा टकरा के रिफ्लेक्ट होता है, दिस इज रिफ्लेक्टेंस। 3 प्रॉपर्टीज बना ली हमने। अब्जॉर्ब, जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई, अब्जॉर्बटेंस, ट्रांसमिटेंस, रिफ्लेक्टेंस। अब्जॉर्बटेंस का फार्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुनो, फर्ज करें 100 रेडिएशन, बच्चों 100, मैंने 100 एनर्जी फेंकी थी इस सरफेस पर, इस बॉडी पर कितनी एनर्जी फेंकी है? 100 में से मैंने देखा ये ऐसे 100 की मैंने फेंकी है, ये बहुत सारी एनर्जी इस पर फेंकी। मैंने देखा जो अब्जॉर्ब हुई है ना रेडिएशन, जो ट्रांसमिट कर गई हैं, ट्रांसमिट होने वाली रेडिएशन हैं बच्चों 25, रिफ्लेक्ट होने वाली रेडिएशंस हैं मिसाल के तौर पर 40, तो पीछे 100 में से 40 रिफ्लेक्ट हो गई, 25 ट्रांसमिट कर गई, तो अब्जॉर्ब कितनी हुई है? तो आंसर है अब्जॉर्ब, इसका बाकी बात देख लें कितनी बच गई है, 35, ये बाकी 35 बच गई। फिर से देखो, किसी भी सरफेस पर आप जितनी एनर्जी फेंकते हो ना, 3 काम होते हैं, कुछ हिस्सा उस एनर्जी का अब्जॉर्ब होता है, कुछ ट्रांसमिट कर जाता है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। कितना अब्जॉर्ब हुआ, कितना ट्रांसमिट हुआ, कितना रिफ्लेक्ट हुआ, इससे हमने 3 टर्म्स बनाई हैं, अब्जॉर्बटेंस, ट्रांसमिटेंस, रिफ्लेक्टेंस। क्या फार्मूले? बड़े आसान है, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इंसिडेंट, यानी टोटल कितनी एनर्जी फेंकी थी उसमें से कितनी अब्जॉर्ब हुई है, इसकी रेशो को कहते हैं अब्जॉर्बटेंस। एनर्जी ट्रांसमिट, कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई डिवाइडेड बाय कितनी उस पर फेंकी थी, टोटल कितनी थी 100,
हमने टोटल 100 फेंकी हुई है। टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऊपर एनर्जी ट्रांसमिटेड, इसकी रेशो को कहते हैं ट्रांसमिटेंस, और एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इंसिडेंट, जितनी एनर्जी हमने उस पर फेंकी थी इसकी रेशो को कहते हैं रिफ्लेक्टेंस। इस केस में जरा मुझे बताना, 100 की एनर्जी मैंने फेंकी है, 35 अब्जॉर्ब, 40 रिफ्लेक्ट, 25 ट्रांसमिट हुई है, तो जरा मुझे इनकी वैल्यूज निकालो जरा। अब्जॉर्बटेंस कितनी होगी, तो आंसर है अब्जॉर्बटेंस, ये अब्जॉर्बटेंस A इज इक्वल टू 35 अब्जॉर्ब हुई है तकसीम 100, 35 तकसीम 100, आंसर निकलेगा 0.35। ट्रांसमिटेंस बताना जरा कितनी है, ट्रांसमिट कितनी हुई है 25, टोटल फेंकी कितनी थी 100, 25 तकसीम 100 0.25। रिफ्लेक्ट कितनी हुई है, तो आंसर है रिफ्लेक्टेंस होगी 40, एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, टोटल कितनी फेंकी थी 100, तो आंसर निकला है 0.40 मान लो। इन सबको जरा जमा करना, 0.35 जमा 0.25, 0.6 हो गया, 0.6 में 0.4 जमा करोगे 1। किसी भी बॉडी के लिए तीनों चीजों का सम, रिफ्लेक्टेंस, अब्जॉर्बटेंस और ट्रांसमिटेंस 1 होता है। किसी भी बॉडी में इन तीनों चीजों का सम किसके इक्वल होगा, 1। तीनों अब्जॉर्बटेंस, रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस, इन सब को जमा किया जाएगा तो आंसर किसके इक्वल निकलेगा, आंसर है 1 के इक्वल। ठीक है, और देखो ना जितनी एनर्जी फेंकी है उसका कुछ हिस्सा अब्जॉर्ब हुआ है, कुछ ट्रांसमिट हुआ है, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है, सबको जमा करेंगे तो टोटल के बराबर हो जाएगा ना। तो जितना अब्जॉर्ब हुआ, जितना ट्रांसमिट हुआ, जितना रिफ्लेक्ट हुआ, सबको जमा करेंगे, आंसर 1 निकलेगा। 1 मतलब 100%, 100 हो गया। फॉर ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी में जरा मुझे बताना, ब्लैक बॉडी, क्योंकि हम टॉपिक ब्लैक बॉडी का पढ़ रहे हैं, ब्लैक बॉडी में अब्जॉर्बटेंस कितनी होती है परफेक्टली। तो देखिए आपने बता दिया, ब्लैक बॉडी परफेक्ट होती वो है जिसमें जितनी रेडिएशन फेंको सारी अब्जॉर्ब हो जाए। तो मैंने ब्लैक बॉडी पर 100 की एनर्जी फेंकी, 100 की 100 अब्जॉर्ब हो गई, 100 तकसीम 100, आंसर क्या निकला है 1। इसकी अब्जॉर्बटेंस 1 है। अगर ब्लैक बॉडी की अब्जॉर्बटेंस 1 है तो किसी भी बॉडी के लिए तीन चीज़ों का सम 1 है, तो इसका मतलब है फिर रिफ्लेक्टेंस कितनी है 0, ट्रांसमिटेंस कितनी है 0। तो याद कर लें, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की अब्जॉर्बटेंस कितनी होती है, सवाल एमसीक्यूज में आता है, तो आंसर है 1। क्यों, इस पर जितनी रेडिएशंस को फेंका जाए सारी रेडिएशन अब्जॉर्ब हो जाती है। नथिंग रिफ्लेक्टेंस, नथिंग ट्रांसमिटेंस, कुछ नहीं है, ना रिफ्लेक्ट होती है ना ट्रांसमिट होती है, सारी अब्जॉर्ब होती है। इसलिए इसमें सारी टोटल अब्जॉर्बटेंस 1 होगी। ब्लैक बॉडी की रिफ्लेक्टेंस कितनी होगी, कोई नहीं, 0, कोई रिफ्लेक्ट हुई नहीं। इसकी ट्रांसमिटेंस कितनी होगी, कोई नहीं, 0, कोई ट्रांसमिट हुई नहीं। और ठीक है जी, किरचॉफ रूल क्या था, ये वैसे ही बस ज़हन में रख लें, किरचॉफ रूल फॉर कलर रेडिएशन। कोई बॉडी जिस रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है जब वो ठंडा होता है, उसी रेडिएशंस को अमिट करेगा जब वो गर्म होगा। अब्जॉर्बटेंस और अमिटेंस इसमें बराबर होती है। जिस वेवलेंथ को अब्जॉर्ब किया है उसी वेवलेंथ को अमिट करेगा, बस। दिस इज नोन एज किरचॉफ रूल फॉर कलर्स रेडिएशन। ठीक है बच्चों, आज का ये हमारा इंट्रोडक्शन था ब्लैक बॉडी का। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स थे। कल हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।